Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter 6, the three order. In this chapter, today we will study the second order, nobility and their rights. Dear student, if you remember my previous class, where I have already discussed about the Wesley system, about the classification of the society, and also discuss about the manorial state a little bit. Today we will focus the next in the second order, the topic manorial state. Manorial state, this word manorial clearly explains about the manor. Manor means who called manor? Who have piece of land. जिनके पास क्या होगा? एक जमीन का टुकड़ा होगा. वो क्या कहलाएंगे? ये मैनर कहलाएंगे और इनका पूरा स्टेट क्या होगा? मैनर स्टेट कहलाएगा. आप इसे लॉर्ड के रूप में समझ सकते हैं, इसे नोबेल के रूप में समझ सकते हैं. You can understand that the manorial state was used or privileged by the nobles. In that manorial state, nobles have complete authority on their lands, people, peasants, worker, and everyone who lived their life in the manorial state. Manor have also right to establish their court. Windmill also available in the manorial state. Similarly, he had right to introduce their own coins. Coins, as you know, that it is very important for trade. व्यापार के लिए जो कॉइन्स है सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स माने. मैनर है राइट, लॉर्ड है to you introduce their coins. Similarly, other points, the administration and the troops. Administrations, it means what rules would be implemented on their land. It was decided by king. Which officers appointed on their land, it also depend on the nobles. And the troops, army, and the fortification. Troops, जो troops हैं कहाँ से आएंगे? इनके पास. When you will think about that, the troops that was managed from their own peasants family member. I mean to say the male members, they provide their services not only in their farming land, but also if the noble needed, they have to give their service as a army man. एक सेना के रूप में उन्हें अपनी सेवाएं उस समय देनी पड़ेगी जब इसकी डिमांड की जाएगी, और ये उनको देना ही है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज नॉट अ डाउट. तो फोर्टिफिकेशन इन द मैनरियल स्टेट, मैनर हैव राइट टू फोर्टिफाई देयर एरिया. इन द मैनरियल स्टेट अदर थिंग्स आल्सो अवेलेबल. व्हाट? अ चर्च. एक चर्च भी इनके इलाके में मिलता था. चर्च का होना एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या था? अर्गन्स. Why? Because there is no need to again explain that the official religion of that area, that was Christianity. तो चर्च भी होते थे. अब आप अपनी बुक में आइए. कहता है कि लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था, उनके पास अपना उनका अपना पैलेस होता था. वह गांव पे नियंत्रण रखता था.
कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक थे। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर, डोजन्स एटलीस्ट, और बड़ी जागीर में कह रहा है 50 से 60 परिवार हो सकते थे। डेली के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर में मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लॉर्ड के लिए वेपन्स, औजार बनाते थे। उनके हथियारों की मरम्मत करते थे। मैसन जो था वो उनके घरों को बनाता था। औरतें और बच्चे, औरतें सूत काटती थी और इनके बच्चे वाइन फैक्ट्री में काम करते थे। तो इस तरीके से पूरी सिस्टम, एक सीक्वेंस बनी हुई थी। जागीर की एक बड़ी क्या थी, चारागाह भूमि थी, जंगल था। इस जंगल में लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ ग्रेजिंग लैंड भी थी जहां पशु घास चरते थे, और चर्च की सुरक्षा के लिए भी फोर्टिफाइड इलाका बना दिया था। 13th सेंचुरी से कुछ फोर्ट कैसल बनाए गए, दुर्गों को बड़ा बनाया जाएगा। वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके, इसलिए उनको इस तरह से तैयार किया गया। कैसल क्या होता था? कैसल दैट वाज द प्लेस वेयर द नाइट्स फैमिली लिव्ड। Gradually we had seen the shape of castle. It what became vast, विस्तृत होता गया, बड़ा होता गया। अब कहता है कि वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी, कैसल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, न इनका कभी विकास प्रारंभ हुआ। इनका विकास तो फ्यूडल सिस्टम के तहत पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी पावर के लिए, आर्मी को एम्पावर्ड करने के लिए एक सेंटर के रूप में किया गया। कैसल वाज अ सेंटर वेयर व्हाट दे कंट्रोल देयर आर्मी। वहां से वो लोग जो नाइट्स थे सेना बनाकर उस पर नियंत्रण करते थे। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक, जो मिल्स थी, जो चक्की का पाट था, धातुओं के बर्तन, इन स्रोतों से कोई इन चीजों को प्राप्त करने के लिए उसे बाहर से चीजें मंगानी पड़ती थी। इसलिए कहा कि मैनर नेवर डिपेंड ऑन देयर ओन सेल्फ, अपने ऊपर वो कभी नहीं कह सकते थे। जीवन बिताना लाइफ के लिए इस स्टेट में आसान था, लेकिन तब जब वो बाहर से वो चीजें मंगाए। व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज द वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग कि अब जो लॉर्ड थे, लॉर्ड हैड हिज ओन मैनर हाउस। अगेन आई एम trying to explain you all that what I am discussing, कि कहता है कि the manners have their own house that called manor house. He also controlled village. Some lords controlled 100 of village where peasants lived. A small manor estate could contain a dozen family, while larger estate might include 50 or 60. Almost everything needed for daily life was found on the estate. Grain was grown in the field. Blacksmiths and carpenters maintained the lord's implement and repaired his weapons, while stonemason looked after his buildings. Women spun and wove fabric, and children worked in their lord's wine presses. The state had extensive woodlands and forests where the lords hunted. The counted pastures were his cattle and his horses grazed. There was a church of the state and castle for defense. Church had one more thing, that is castle. चर्च किसके लिए थी? प्रे करने के लिए। और कैसल किसके लिए थी? डिफेंस के लिए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक व्यवस्था डेवलप दिखाई दे रही है। यहां पे आपने क्या देखा? कई सारी चीजें जिस पे हमने बात की। वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव सीन हियर इन द सेकेंड ऑर्डर, द नोबेलिटी। द नोबल पर्सन यूजेज द स्पेशल प्रिविलेज in their manorial state. In the manorial state,
the person who live, male or female, even children, they have to give in their service for their lords. Male, they work as peasants in their land. Male, female, even children also. मेल क्या करता था, फीमेल क्या करता था, और चिल्ड्रन में मेल को एज ए पीजेंट्स एंड आर्मी मैन, फीमेल को क्या करती थी, दे मूव्स कॉटन, एंड चिल्ड्रंस दे हैव टू गिव देयर सर्विस इन द वाइल्ड प्लेस. सभी को काम करने पड़ते थे. कहां पे, मिनरल स्टेट्स में. नो वन कैन लीव, कोई भी नहीं बच सकता था, सबको उस क्षेत्र में काम करना ही पड़ता था. फिर कहता है कि 13वीं सेंचुरी तक आते आते जो कैसल थे उनका आकार बड़ा बनाया जाने लगा. कैसल की जानकारी इसके पहले नहीं थी. वास्तव में इंग्लैंड में जब नॉर्मन की विजय से पहले इन कैसल के निर्माण के बारे में कोई सूचना नहीं थी. कैसल टाइम टू टाइम जब इसकी नीड्स बढ़ी तो कैसल का विस्तार होता गया, कैसल बड़े बनने लगे. ये कैसल ही थे जहां से आर्मी ट्रूप्स को कंट्रोल किया जाती, उसको बनाने का प्रयास किया था, उसको रखने का प्रयास किया था. तो कैसल में दो बातें थी. एक तो ये नाइट फैमिली को रहने के लिए जगह थी, और दूसरी ये वो प्लेस था जहां से कंट्रोलिंग किया जाती आर्मी की, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराया गया. इस सैनिक शक्ति का केंद्र के रूप में इसका विकास हुआ था कैसे था. मैंने कभी भी डिपेंड अपने ऊपर नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको बताया. व्हाट आई टोल्ड यू दैट द मैनर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज salt, millstones and metalware had to be obtained from outside sources. Furnishing the musical instruments and the ornaments not locally produced had to get their teeth from other places. What I am telling you, that the mineral state, it cannot be self-dependent, it cannot be self-sufficient. अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता था. क्यों? क्योंकि इट इज वेरी जेन्युइन कि मिनरल स्टेट में सारी चीजें होंगी नहीं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उन सारी चीजों को बाहर से मंगाना पड़ेगा. तो इस तरीके से ये तो हुआ मिनरल स्टेट की बात. अब ये देख लेते हैं कि मिनरल स्टेट में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी, क्या क्या चीजें मिनरल स्टेट के लिए एक आवश्यक एलिमेंट के रूप में थी, जिसको हम अगर आप आसानी से लिखें. सपोज अ क्वेश्चन अराइज इन एग्जाम दैट व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल स्टेट, तो क्या आप लिखेंगे. तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू राइट इन द एग्जाम. क्या क्या, जैसे फर्स्ट मिनरल स्टेट में अगर आप लिखेंगे तो यहां पे लिखने के लिए कई सारे आपको स्पेस मिलेंगे. फर्स्ट मिनरल स्टेट्स, इट वाज autonomous place where Lord uses their special, their own rights as a small king. Second, in the mineral area, in the mineral state, what?
the coins, court, small army, windmill, state, coins, court, small army, administration, church, castle, was developed by noble or lord. Third point, the person who lived in manorial area, he had to give in their services for their manor, for their land. These are the points. On the basis of that you can explain. These are the words. What? The coins, court, small army, small troops, windmill, administration, church, castle, and the various things. On the basis of that you can write this answer properly. बिना किसी हेजिटेशन के आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं यदि आपको ये चीजें याद रहेंगी. You have to also mention in their answer that the church, I mean to say that the manorial area, it was never be self-dependent because the various other things which is required for the common peoples and their mineral state, it was come from the outer regions, other regions. बाहर से कुछ चीजें को मंगानी पड़ती थी. तो इस तरीके से हमने मिनरल स्टेट को पढ़ लिया. अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, नोबिलिटी. इस पे बात करना बहुत ही जरूरी है और ये पॉइंट है नाइट. लेट्स कम एंड डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्स. नाइट्स कौन थे? एज यू नो दैट आई होप यू हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट द नाइट्स, 12th nights, that was the famous novel of William Shakespeare, 12th night. But that is not night. Night means रात की बात मैं नहीं कर रहा. I am telling about that nights. योद्धा, मैं इस नाइट्स की बात कर रहा हूं. ये नाइट्स कौन थे? मिनरल स्टेटमेंट की क्या भूमिका रही थी? We are going to discuss that. अब नाइट से बात करते हुए कहता है कि फ्रॉम द 9th century there were frequent the localized war in Europe. Amateur peasants soldiers were not sufficient and good cavalry was needed. This led to growing the importance of new section of the people, the knights. 9th century. हिस्ट्री शुरू करती है कहां से? कहता है 9th century. यहां यूरोप में क्या हो गए? बहुत सारे युद्ध हुए, वेरियस वार. और इसके लिए वार के लिए क्या था? अब जो पीजेंट्स से आर्मी मैन के रूप में सेवा देते थे लोग. दे वर नॉट यूजेस फॉर दैट. सो दैट्स व्हाई एवरीवन फेल्ट दैट, आई मीन टू से दैट स्मॉल किंग फेल्ट दैट कि इससे काम नहीं चलेगा. क्या करना पड़ेगा हमको? वी हैड टू क्या करना? वी हैड टू मैनेज, we had to develop
developed professional army. Professionals, cavalry and warriors. और जब ये सोच आई तब एक प्रोफेशनल आर्मी की बात हुई और यहां से इसका कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देता है नाइट्स का। अब राजा को लगने लगा कि एक ऐसा वर्ग चाहिए हमको जो हमारे लिए युद्ध करे, और तब नाइट्स की कॉन्सेप्ट क्लियर रूप से सोसाइटी में दिखाई दे रही है। नाइट्स वर लिंक्ड टू ऑल द लॉर्ड्स जस्ट एज द लेटर वर लिंक्ड टू द किंग। अब यहां पे बॉन्डिंग बनाना, किंग सुप्रीम अथॉरिटी, लॉर्ड was linked by their king. Similarly, the knights had to link with their lords. मतलब ये ठीक वैसे ही इनकी लिंकिंग ठीक जैसे इनके साथ थी, जिस तरीके से लॉर्ड राजा के प्रति लॉयल होता था, नाइट्स को अपने लॉर्ड के प्रति लॉयल रहना पड़ता था। इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट इट। अब कहता है नेक्स्ट कि द लॉर्ड गेव द नाइट्स अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीफ। Fifth, that piece of land fifth, just like that, what? The manorial state। यहां पे ध्यान दीजिए ना, छोटी छोटी चीजें मैं बात कर रहा हूं इजी वे से। जिस तरीके से राजा ने लॉर्ड को स्मॉल पीस ऑफ लैंड दिया, क्या दिया? स्मॉल पीस ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड मैनोरियल स्टेट। ठीक वैसे ही लॉर्ड ने नाइट्स को भी स्मॉल पीस ऑफ लैंड दिया, दैट इज कॉल्ड फीफ। फीफ और मैनोरियल स्टेट में अंतर यह है कि मैनोरियल स्टेट काफी बड़ा होता था, फीफ छोटा होता था। लेकिन बॉन्डिंग लिंकिंग एक तरह है, जैसे ही है, ठीक है। अपने मैनोरियल स्टेट्स में ही एक छोटा सा पार्ट किस होता था? फीफ के रूप में था। जिस तरीके से राजा अपने एम्पायर से, अपने साम्राज्य से कुछ हिस्सा मैनोरियल स्टेट के रूप में देता था, वैसे ही लॉर्ड अपने मैनोरियल स्टेट से कुछ हिस्सा फीफ के रूप में अपने नाइट्स को देता था। अब आगे देखिए ध्यान से, कहता है द फीफ कुड बी इनहेरिटेड, इट एक्सटेंडेड ऑफ एनीथिंग बिटवीन 1000 to 2000 acre or more, including house for the knights and his family, a church and the other establishment to feudal manor। अब कहता है कि मैनोरियल स्टेट्स फीफ जो थी, यहां भी एक चर्च होना जरूरी था, फीफ में नाइट्स के रहने की जगह थी। फीफ कितना बड़ा होता था? कहता है 1000 to कभी कभी 2000 एकड़ का, 1000 से 2000 एकड़ बड़ा एक में फीफ हो सकता था, जो मैनर अपने नाइट्स को देता था। फीफ इनहेरिटेड थी, एक जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, अदर जनरेशन, ये क्या होती थी? दी जाती थी, चली जाती थी। ये प्रथा कंप्लीटली रन करती थी। कहता है आगे कि द लॉर्ड ऑफ द फीफ was cultivated by the peasants. In the exchanging, the knights paid his lord a regular fee and the promises to fight for him war
to keep up their skill, knights spend time each day the fencing and the participating the tactics with the dummies. Knight might serve more than one practice. I mean to say that knights serve more than one lord, but his foremost loyalty was to his own lords. अब यहाँ पे नाइट्स जो है एक साथ कहता है कि नाइट्स अपनी सेवाएं दूसरे लॉर्ड को भी दे सकता था, लेकिन उसकी लॉयल्टी सबसे अधिक किसके प्रति थी? अपने लॉर्ड के प्रति थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो नाइट्स था वो अपनी जमीन पे अपने लोगों से खेती कराता था। ये नाइट्स बेसिकली कौन थे? नाइट्स जो थे, ये नाइट्स पीजेंट्स ग्रुप से ही एक वर्ग रहा होगा जो युद्ध करने में महारत हासिल कर लिया होगा। दे स्किल हिमसेल्फ, दे ट्रेन्ड हिमसेल्फ एज ए गुड आर्मी पर्सन एंड देयर कंडीशन दैट हैड टू बी चेंज, बदल गई होगी, एंड दे कॉल्ड नाइट्स। अपनी जमीन पे टैक्स वसूल करना, अपने लिए काम करना, कैवलरी की व्यवस्था करना, सेना के लिए सामग्री बताना, ये सारी चीजें इनको करनी पड़ती थी। और ये इस पूरी व्यवस्था में जो नाइट्स थे वो ठीक, नाइट्स को समझने के लिए आप इस चार्ट को देखिए। पीजेंट्स, पीजेंट्री क्लास, peasantry class. In the peasantry class, the skilled peasants, in war, I mean to say skilled peasant किसमें? फाइट में। किस रूप में कन्वर्ट होते थे? दे चेंज हिमसेल्फ इनटू नाइट्स। अब आप इस चार्ट को समझने का प्रयास करें। पीजेंट्री क्लास है, जो स्किल पीजेंट्स थे किसी में? युद्ध कला में, भारतीय रूप में, जिन्होंने अपने को ट्रेन किया। डेली ये लोग क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। किसके लिए? डमी के साथ युद्ध करने में। अपने को एक प्रोफेशनल आर्मी के रूप में ट्रेन कर रहे थे। तो ऐसे वर्ग जो पीजेंट्री क्लास से था कि नाइट कहे गए। नाइट्स ने अपनी सेवाएं अपने लॉर्ड को दी, लॉर्ड को जब जरूरत पड़ती थी इनकी सेवाएं लेती थी। नाइट्स एक से अधिक लॉर्ड को अपनी सेवाएं दे सकता था, लेकिन उसको सबसे अधिक अपने लॉर्ड के प्रति लॉयल बना होना पड़ता था। कहता है कि इन द फ्रांस फ्रॉम द 12th century द मिनिस्ट्रियल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम मैनर टू मैनर, सिंगिंग सॉन्ग विच टोल्ड स्टोरीज, partly the historical, partly invented about brave king. The knights, in an age when not two braids were very popular, many manors had a narrow balcony above the large hall where the people of the manor gathered for meals. This was the minerals gathering, from where the singers entertained the nobles while they feasted. कहता है कि मैनर्स जो थे कभी कभी, आई मीन टू से दैट, ऐसी व्यवस्था करते थे जब नाइट्स बुलाए थे। मतलब कहने का सच है कि 12th century में जो गायक थे वो फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते और घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और कभी कभी काल्पनिक भी होती थी। कभी कभी ये कहानियां हिस्टोरिकल्स थी और कभी कभी ये कहानियां कैसी थी? कभी कभी ये कहानियां हिस्टोरिकल्स थी और कभी कभी ये कहानियां इमेजिनेशन के आधार पर थी, बड़ा चढ़ा के थे, ऑक्सीमोरन वे में। कहता था इस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट अधिक नहीं थी, ये घुमक्कड़ चार्ट बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मैनर भवनों में मुख्य कक्ष के ऊपर एक सकरा छज्जा होता था जहां मैनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो संगीतज्ञ द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों को भोजन करते हुए मनोरंजन के लिए बनी थी।
Dear student, what I am telling you that the same in India, as you know that the specific age that is called Charan age. The Charan, they were what? I mean to say that they were poet. The poet appointed in their court by the kings for explain their opportunities, to wrote their opportunities and the things, such type of other things. राजा के बादशाह के बड़ों को लिखने, ठीक इस तरीके से मैंने स्टेट में भी इस तरह की बातों को एक्सप्लेन किया गया। एक गायक वर्ग था जो इस तरह का काम करता था, कुछ काल्पनिक कहानियों को, बेचल कहानियों को लिखता था। इस तरीके से नाइट्स के बारे में, मिनिस्टर के बारे में गीतों के माध्यम से हमें ऐतिहासिक स्रोत मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।